हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए वेलकम बैक। बढ़े आगे, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया था सिक्योरिटीज़ मार्केट। अब हम स्टार्ट करेंगे उसके जो दो सेगमेंट्स हैं, जो ऑलमोस्ट सारे मार्केट्स में ही दो दो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये दो सेगमेंट्स का क्या काम है, कैसे दोनों कनेक्टेड हैं, कैसे दोनों इंटर डिपेंडेंट हैं और इनसेपरेबल हैं, ये आपको समझना है। दोनों का अलग अलग रोल है और दोनों कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। सिक्योरिटीज मार्केट हैव टू इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल सेगमेंट्स which are as follows. Number one, प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट आई थिंक इकलौता ऐसा मार्केट है कि जो मार्केट है लेकिन इट इज नॉट अ प्लेस। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, मार्केट का मतलब है एक प्लेस जहां पे बायर्स सेलर्स आते हैं और ट्रेड करते हैं, डील करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन प्राइमरी मार्केट इज नॉट अ प्लेस, उसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता है। इट इज नॉट अ रियल प्लेस, इट इज नॉट अ रियल लोकेशन। तो बेसिकली प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट इज अ ट्रांजैक्शन, कि जो हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी नए शेयर्स इशू करती है और पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है। तो ये एक ट्रांजैक्शन है जो आज की डेट में ऑलमोस्ट ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन आप आईपीओ में आप ऑनलाइन सब्सक्राइब करते हो थ्रू द ब्रोकर्स के थ्रू, आप कोई ना कोई ब्रोकर के थ्रू आप आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करते हो। तो एज सच इट इज नॉट अ प्लेस। जैसे सेकेंडरी मार्केट हम पढ़ेंगे, इट इज अ प्रॉपर प्लेस। स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रॉपर प्रीमाइज है, जैसे मैंने बताया था बीएससी है, एनएससी है, इनके प्रॉपर मैंने आपको दिखा दिए थे। प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं और प्रॉपर अलग अलग जगह ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो इट्स अ लोकेशन, बट प्राइमरी मार्केट का कोई लोकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है प्राइमरी मार्केट में, ठीक है, लेट्स स्टडी। प्राइमरी मार्केट डील्स विद द इशू ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यहां नए इंस्ट्रूमेंट इशू करके पैसा रेज किया जाता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली जो आप इतने सारे बेनिफिट्स देखते हो, कैपिटल मार्केट के बेनिफिट्स, सिक्योरिटीज बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पढ़े थे, मेनली वो प्राइमरी मार्केट ही होता है, क्योंकि एक्चुअल फंड मोबिलाइजेशन जो होता है वो प्राइमरी मार्केट में ही होता है। सेकेंडरी मार्केट में तो फंड मोबिलाइज हो ही नहीं रहा ना, वहां तो कंपनी पार्टिसिपेट करती ही नहीं है, वहां तो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर सिर्फ सेल होता है, लिक्विडिटी एक एग्जिट ऑप्शन मिलता है सेकेंडरी मार्केट से। सेकेंडरी मार्केट में फंड रेज नहीं होते, तो फंड रेज सिर्फ प्राइमरी मार्केट में ही होते हैं। तो जो आपने पूरा पढ़ा, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फिर उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो ये सब एक्चुअली प्राइमरी मार्केट के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो नए इंस्ट्रूमेंट्स यहां पे इशू होते हैं बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर सच एज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। Central and state governments, various public sector undertakings, statutory and other authorities such as state electric boards, port trust also issue the debt or bond instrument। मतलब सिर्फ बिजनेस की बात नहीं हो रही है। बिजनेस मतलब आप क्या समझते हो कि प्राइवेट सेक्टर, पर जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंटल सेक्टर है, वो भी बिजनेस करते हैं। मैंने बताया था कि जो आपका ये है एलआईसी है, आपका एयर इंडिया एक ज़माने में अभी इतने समय तक गवर्नमेंट के पास था, अभी अभी टाटा ग्रुप ने उसको एक्वायर किया है, पर एयरलाइन सेक्टर में भी एयर इंडिया सदियों से गवर्नमेंट चला रही थी। इंश्योरेंस में मैंने बताया एलआईसी है, फिर आपका बैंकिंग में एसबीआई है, बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ठीक है। तो ऐसे हर सेक्टर में अगर आप देखोगे, आयरन एंड स्टील है, आई थिंक सब सेक्टर में, आईआरसीटीसी, रेलवे तो पूरा गवर्नमेंट का है, तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको भी पैसा रेस करना होता है। तो जो भी बिजनेस कर रहा है, अब वो गवर्नमेंट के अंडर में है या प्राइवेट सेक्टर के अंडर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी बिजनेस कर रहा है उसको पैसा लगता है और वो यहां पे आके पैसा रेस कर लेता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकता है, फिर इनके जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, सब आप पढ़ोगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर जो कंपनीज आती हैं, जो मैंने अभी आपको नाम बताए, तो ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मानी जाती हैं, ठीक है। फिर जैसे लिखा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है, तो ये भी फंड्स रेस करते हैं। फिर आपके म्युनिसिपल अथॉरिटीज होते हैं, नगर पालिका, वो भी फंड्स रेस करते हैं। तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जिनको भी कुछ एक्टिविटी करनी है, वो पैसा मार्केट से रेस करते हैं, ठीक है। दिस मार्केट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द इकोनॉमी। तो जो भी आप इकोनॉमी वाले जो बेनिफिट्स पढ़ रहे थे, वो प्राइमरी मार्केट के लिए ही कहा जा रहा था। दिस मार्केट
is of great significance for the economy of the country as it is through this market that funds flow for productive purposes from investors to the entrepreneurs. Clear है? तो इसमें एक्चुअल फंड मोबिलाइजेशन होता है. द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज गॉज्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज कितना स्ट्रांग है, कितना एक्टिव है, उसमें कितने प्लेयर्स है, कितना उसका टर्नओवर है, कितना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है. तो इससे आपको एक फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है, जो हमने पढ़ा भी था, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी. तो ये इसी के लिए बात हो रही है. द प्राइमरी मार्केट क्रिएट्स एंड ऑफर्स मर्केंडाइज फॉर द सेकेंडरी मार्केट. मतलब सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेड होती है, जो चीज ट्रेड होती है, वो होती है शेयर्स, जो कि प्राइमरी मार्केट में पहले क्रिएट होते हैं और वहां क्रिएट होके ही वो अवेलेबल होते हैं फॉर ट्रेडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट अकेले कोई काम का नहीं है. अगर प्राइमरी मार्केट ही नहीं है तो सेकेंडरी मार्केट में आप ट्रेड क्या करोगे? सेकेंडरी मार्केट में जो चीज ट्रेड होती है वो प्राइमरी मार्केट में क्रिएट होती है. तो सेकेंडरी मार्केट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इन विच public issue of securities is made through prospectus in a retail market and there is no physical location. लिखा हुआ है देखो कि ये रिटेल मार्केट है, 1-to-1 ट्रांजैक्शंस होते हैं. 1-to-1 जो इन्वेस्टर्स हैं, 1-to-1 वो पैसा देते हैं कंपनी को. मतलब कहीं जाना नहीं पड़ता है, कहीं जाके पैसा नहीं देना है. ऑनलाइन ब्रोकर्स के थ्रू आप डायरेक्टली पैसा, जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, आप मेरे से पैसे लेने आए, ठीक है, हम दोनों कहीं एक जगह पे कॉमन प्लेस पे नहीं आए. आपने मुझे फोन किया, मुझे पैसे चाहिए, आपने बैंक डिटेल्स भेज दिए, मैंने आपको पैसा भेज दिया. तो क्या ये मार्केट है? नहीं. क्या कोई लोकेशन है? नहीं. आप अपनी जगह पे हो, मैं अपनी जगह पे हूं. कोई एक कॉमन प्लेस पे अपन आके मिले? नहीं. तो देयर इज नो मार्केट ना, 1-to-1 ट्रांजैक्शन है. जैसे आपने मेरे लेक्चर्स बाय किए, आपने डायरेक्ट मेरी वेबसाइट से पैसा पे कर दिया, मुझे पैसा मिल गया, मैंने आपको सर्विसेज दे दी. तो क्या ये मार्केट है? नहीं. 1-to-1 ट्रांजैक्शन है. ठीक है, तो 1-to-1 प्राइमरी मार्केट मतलब क्या है? 1-to-1 जो इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली पैसा देते हैं कंपनी को. देयर इज नो कॉमन प्लेस जहां पे दोनों आके पैसे का लेन देन कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा है. तो इट्स अ रिटेल मार्केट, 1-to-1 ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड देयर इज नो फिजिकल लोकेशन. ठीक है. ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन टू कंपनीज इज मेड टू इन्वेस्टिंग कम्युनिटी. ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, कोई भी स्ट्रक्चर में हो, जिनको भी पैसा लगाना है, उनको आप ऑफर करते हो अपने शेयर्स. इट इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर मार्केट. ठीक है, आईपीओ, जो पहली बार आप पब्लिक इशू करते हो उसको कहते हैं आईपीओ. और उसके बाद जब आप सब्सिक्वेंट अगले इश्यूज करते हो, सब्सिक्वेंट इश्यूज करते हो, उसको आप कहते हो एफपीओ. ठीक है, मैं सब बता चुका हूं. The two major types of issuers of securities are, ठीक है, कौन कौन इशू करता है? पहला है कॉर्पोरेट और दूसरा है गवर्नमेंट. ठीक है, दो मेजर प्लेयर्स हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज और गवर्नमेंटल बॉडीज. ठीक है, कॉर्पोरेट्स मेनली कंपनीज विच मेनली इशू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, डेट में बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, दो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. गवर्नमेंट के थोड़े नाम अलग अलग हैं. देखो, गवर्नमेंट के क्योंकि स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, गवर्नमेंट की भी अगर कंपनी है तो वो भी सेम इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी. तो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी. सेंट्रल एज वेल एज स्टेट विच इंक्लूड्स डेट सिक्योरिटीज, दैट इज डेटेड सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स. ठीक है, वन ऑफ द नेम्स है जो गवर्नमेंट डायरेक्टली इशू करती है और सिर्फ गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है. इन एडिशन टू आईपीओस, कंपनी हैज अदर ऑप्शंस टू रेज कैपिटल. ठीक है, पब्लिक इशू तो है ही, 1-to-1 भी आप प्राइवेटली आप पैसा ले सकते हो. तो प्राइवेटली जब आप पैसा लेते हो उसमें पहला आता है क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. क्यूआईपी उसको कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसके तहत हम क्या करते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. ये एक इन्वेस्टर की कैटेगरी है जो हम आगे पढ़ने वाले. इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं, जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है, लॉ के तहत उनको कैटेगराइज किया गया है. तो सबसे बड़ी कैटेगरी जो होती है वो होती है क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. नाम में ही मीनिंग है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं. इंस्टीट्यूशनल मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे बैंक भी पैसा इन्वेस्ट करती है. इंश्योरेंस कंपनी के पास भी जो इतना सारा पैसा होता है वो मार्केट में इन्वेस्ट करती है. फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके पास भी बहुत पैसा होता है, वो भी इन्वेस्ट करते हैं. तो
जो बड़े प्लेयर्स हैं इनकी एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है और इनको अलग से कैटेगरी बना के नाम दे दिया गया है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। मतलब सिर्फ यही लोग हैं जो इस इन्वेस्टर कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक ही कैटेगरी से 1 to 1 जाके पैसा ले रहे हो तो इट इज नॉट अ पब्लिक इशू, इट इज नॉट अ पब्लिक इशू। ठीक है, वो आप प्राइवेटली पैसा रेस करते हो। तो अगर आप एक ही क्लास से पैसा ले रहे हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स से ही सिर्फ पूरा पैसा रेस कर रहे हो, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो ये प्राइवेटली पैसा रेस करने की कैटेगरी में आता है। और फिर है कि आप इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा ले सकते हो, इंडिया से तो ले ही सकते हो, आप बाहर जाके भी पैसा रेस कर सकते हो। काफी इसमें आएंगे आपको इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब नाम दिए हुए हैं, अभी कुछ नहीं समझेगा, आगे आप पढ़ोगे सब। ठीक है, तो एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, फिर और आप पढ़ोगे एफसीसीबी, एफसीईबी। ठीक है, बहुत सारे ये वेज हैं, तरीके हैं जिससे आप इंडिया के बाहर से पैसा रेस कर सकते हो। ठीक है, तो इतने अलग अलग टाइप के वेज हैं जिससे आप पैसा रेस कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। तो पैसा जहां एक्चुअली रेज होता है वो होता है प्राइमरी मार्केट, और इसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता। ठीक है, और यहां पे प्लेयर्स कौन है, कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, एक है कंपनी और एक है इन्वेस्टर। दो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी और इन्वेस्टर। और इस पूरे प्रोसेस में काफी सारे इंटरमीडियरीज भी काम आते हैं। सबसे ज्यादा इंटरमीडियरीज का जो रोल होता है वो प्राइमरी मार्केट में ही होता है, क्योंकि बहुत मेहनत सा टास्क होता है, पब्लिक इशू करना, फिर वो पूरे परमिशंस लेना, फिर उसको आगे चल के लिस्ट करना, फिर शेयर्स अलॉट करना। प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा सर्विसेज का रोल होता है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको इशू जो आप पूरा कर रहे हो, जो पब्लिक ऑफर जो आप कर रहे हो, इसको मैनेज करने के लिए आपको मर्चेंट बैंकर लगता है। तो मर्चेंट बैंकर आपका इशू मैनेजर होगा, वो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, इंटरमीडियरी है। फिर अंडर राइटिंग करानी होती है तो आपको अंडर राइटर अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर कस्टोडियन अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर आपको रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर अगर आप क्रेडिट रेटिंग करा रहे हो तो आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी अपॉइंट करनी पड़ेगी ग्रेडिंग के लिए, आईपीओ ग्रेडिंग कहते हैं उसको, ऑप्शनल है बट आप करवा सकते हो। फिर आपका बैंकर टू एन इशू, जो पैसा इतना कलेक्ट होगा, जो इतने एप्लीकेशंस कलेक्ट करने हैं, तो वो कैसे कलेक्ट करेंगे, सोच के देखो। मुझे अगर रिलायंस के इशू में पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं किसके थ्रू जाऊंगा भाई, ब्रोकर या कोई किसी के थ्रू जाना पड़ेगा ना, आए ख्याल में। तो कोई ना कोई इंटरमीडियरी के थ्रू जाते हैं। तो बैंकर टू एन इशू होते हैं जो आपके एप्लीकेशंस कलेक्ट करते हैं और आपका पैसा कंपनी तक वो पहुंचाते हैं, बैंकर का काम करते हैं, पैसा और एप्लीकेशंस कलेक्ट करते हैं। फिर अलॉटमेंट जो है वो रजिस्ट्रार करता है, रजिस्ट्रार आपको अपॉइंट करना है और वो अलॉटमेंट का पूरा काम देखता है। फिर आपको और क्या है, 4-5 ये मेजर प्लेयर्स हैं, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, बैंकर टू एन इशू, रजिस्ट्रार टू एन इशू, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। फिर आपका सिंडिकेट मेंबर्स आते हैं, हम पढ़ेंगे, हेल्प, जो ओवरऑल प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो मेनली ये 5-6 आपके इंटरमीडियरीज हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो ये सिर्फ काई के लिए है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये सिर्फ काई के लिए है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। मार्केट्स में यहां पे लिक्विडिटी का क्या मतलब है, सेलेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी, कि आप वो शेयर्स को बेच पाओगे कि नहीं, वो सेलेबल है कि नहीं। तो उसको सेलेबल बनाने के लिए एक सेकेंडरी मार्केट ओपन अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपनी आपसे शेयर्स वापस नहीं लेती। आप अपने शेयर कंपनी को वापस नहीं बेच सकते। समझ में आ रहा है क्या, मतलब पूरा काम प्राइमरी मार्केट में नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में सिर्फ कंपनी आती है, आपसे पैसे लेके चले जाती, आपको पैसे वापस नहीं दे सकती। वो प्राइमरी मार्केट में पैसे वापस देने का कोई ये है नहीं, तरीका नहीं है। ठीक है, वहां सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होता है, आपको सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी, आपसे पैसे ले लिए जाएंगे, तो वो सिर्फ फंड रेजिंग का ही काम करता है। अब जो एग्जिट ऑप्शन देना है, जो इन्वेस्टर को सेल करना है किसी और को, तो उसके लिए आपको सेकेंडरी मार्केट का काम पड़ता है। ठीक है, तो ये प्योरली लिक्विडिटी के लिए, प्योरली लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसी को आप स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट अलग अलग नाम से बुलाते हो। तो जब भी आप बीएससी, एनएससी ये सब सुनते हो, तो ये सब क्या होते हैं,
ये सेकेंडरी मार्केट होते हैं। यहां सिर्फ शेयर्स ट्रेड होते हैं, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर्स सेल करता है, इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है वो सेल करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, इट इज अ मार्केट फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज दैट हैज ऑलरेडी बीन इशूड, ठीक है। पहले प्राइमरी मार्केट में इशू होते हैं और उसके बाद ही वो यहां पे ट्रेड किए जा सकते हैं। इन्वेस्टर्स होल्डिंग सिक्योरिटीज सेल सिक्योरिटीज थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, सब ब्रोकर वर्ड कट कर दो, अब वो बंद हो गए, ठीक है। तो ब्रोकर्स के थ्रू आपको जाना पड़ता है। सेकेंडरी मार्केट में मेनली एक ही है ब्रोकर, मतलब एक ही इंटरमीडियरी की सर्विस लेनी होती है, वो है ब्रोकर्स। और फिर डिपॉजिटरी भी होते हैं जो डीमैट फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। प्राइमरी मार्केट में भी डिपॉजिटरी का रोल होता है, मैं भूल गया था बताना, ठीक है। तो डिपॉजिटरी बोथ वेज काम करते हैं और ब्रोकर सबसे मेन है, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू जाना जरूरी होता है इन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज से आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको किसी न किसी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करना होता है और उसको ब्रोकरेज पे करना होता है, क्लियर है। तो वो है थ्रू द रजिस्टर्ड ब्रोकर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। इन्वेस्टर हु आर डिजायरस ऑफ बाइंग परचेसिंग देम फ्रॉम द रजिस्टर्ड ब्रोकर ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है, वो परचेज कर सकते हैं फ्रॉम द ब्रोकर्स। इट मे हैव अ फिजिकल लोकेशन लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज और अ ट्रेडिंग फ्लोर, ठीक है, मतलब इनका एक फिजिकल लोकेशन होता है। अब जब 1995 के पहले फिजिकल ट्रेडिंग होती थी तब तो पूरा ही फिजिकल था, मतलब लोगों को वहां आके ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, वहां आना पड़ता था, घर बैठ के नहीं कर सकते, वहां जाना पड़ता था, या फोन पे ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो आप। ऑनलाइन का कोई तरीका नहीं था, ठीक है। पर अब क्या हो गया है, 1995 के बाद ऑनलाइन हो गया है, तो अब फिजिकल लोकेशन है पर उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट देयर इज अ मार्केट प्लेस जहां ब्रोकर्स बैठते हैं, जहां जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके एम्प्लॉइज वगैरह बैठते हैं और पूरा जो काम है, जो पूरा बाय सेल करने का जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा उस बिल्डिंग के अंदर करते हैं। इन्वेस्टर्स को वहां जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट देयर इज अ फिजिकल लोकेशन, तो दिया हुआ है। सिंस 1995 ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज स्क्रीन बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग। स्क्रीन मतलब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग है और वो ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। एंड हैज मेड एन अपीयरेंस इन इंडिया। सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स अ ट्रेडिंग प्लेस फॉर सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड, सब रिपीट दिया है, टू बी बॉट एंड सोल्ड। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इनिशियल बायर्स, ध्यान दो यही उसका पर्पस है। It provides liquidity to the initial buyers in the primary market to reoffer the securities to the interested buyer at any price if mutually accepted. तो जो प्राइमरी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनको एग्जिट चाहिए, क्योंकि वो नहीं तो फंस जाएंगे ना। और अगर प्राइमरी मार्केट में आप पैसा लगा के फंस गए हो तो लोग प्राइमरी मार्केट आना बंद कर देंगे, लोग प्राइमरी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ही करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो फंस सकते हैं कहीं और वो बेच ही नहीं पाएंगे ना। तो देयर शुड बी अ सेपरेट मार्केट प्लेस जहां पे जाके वो बेच पाए। तो दिस विल हेल्प द प्राइमरी मार्केट टू ग्रो एंड फ्लरिश। एन एक्टिव दिया ये देखो, एन एक्टिव होना भी जरूरी है। सेकेंडरी मार्केट है पर वहां प्लेयर्स ही नहीं है, वहां आप गए कोई बायर नहीं है, कोई सेलर नहीं है, कोई है ही नहीं, बस प्लेस है लेकिन लोग ही नहीं है जिनसे आप डील कर सकते हो। तो फिर ऐसा मार्केट भी कोई काम का नहीं है, वहां एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, तभी वो सेकेंडरी मार्केट कोई काम का है। तो एक्टिव सेकेंडरी मार्केट एक्चुअली प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी मार्केट एंड कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज इन्वेस्टर्स इन द प्राइमरी मार्केट आर अश्योर्ड। ये अश्योरेंस देता है, सेकेंडरी मार्केट का सबसे बड़ा रोल यही है, अश्योरेंस मिलता है कि चलो पैसा लगा देंगे तो अपना पैसा अटकेगा नहीं, हम कभी भी जाके सेकेंडरी मार्केट में इसको बेच के उसको वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दिलासा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये अश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप खुद सोच के देखो, कहीं आप पैसा लगा रहे हो, आपने गोल्ड में पैसा लगाया और अगर आपको बाद में पता चला कि यार गोल्ड का कोई मार्केट ही नहीं है, गोल्ड आप किसी को बेच ही नहीं सकते, कोई रेडी मार्केट ही नहीं है, तो फिर आप गोल्ड में भी पैसा लगाना बंद कर दोगे, क्योंकि गोल्ड अच्छे से आसानी से बिक जाता है, बायर्स एंड सेलर्स हमेशा उसके अवेलेबल होते हैं, एक्टिव मार्केट है गोल्ड का, इसीलिए आप आसानी से गोल्ड खरीद लेते हो बिना चिंता के, क्योंकि आपको जब भी बेचना है आप आसानी से बेच सकते हो। आए ख्याल में? तो ये सेलेबिलिटी, ये लिक्विडिटी का अश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आर अश्योर्ड ऑफ अ कंटिन्यूअस मार्केट एंड दे कैन लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट। तो लिक्विडिटी वर्ड कहां से आया है? लिक्विडेट करने से। जब आप शेयर्स को बेच देते हो उसको कहते हैं लिक्विडेट, तो सेलिंग का ही काम होता है, तो उसको लिक्विडेट भी कहते हैं। और इसीलिए
इस फीचर को लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोट करना पड़ सकता है, हो सकता है इस पे क्वेश्चंस आ जाएं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग करके काफी सेंटेंसेस आपको आ सकते हैं, कोई ना कोई लाइन दिया रहेगा, एक लाइन दिया रहेगा, उसको बोला रहेगा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये सब आप उसमें लिख सकते हो, सब ये कंसेप्चुअल लाइंस हैं, बहुत बढ़िया है, आपको कोट करनी पड़ सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान देना। अब डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, नंबर वन मीनिंग क्या है भाई? ये एक मार्केट प्लेस है, प्राइमरी मार्केट, जो फ्रेश सिक्योरिटीज के लिए होता है, और यहां पे क्या होता है? ट्रेडिंग होता है जो ऑलरेडी इशू हो चुकी है। यहां फ्रेश सिक्योरिटीज इशू नहीं होती है सेकेंडरी मार्केट में, और प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है, वहां सिर्फ इशू होता है। दोनों का देखो अलग अलग काम है, डिफरेंशिएटेड काम है, कोई ऐसा ओवरलैपिंग नहीं है। फिर है यहाँ, क्योंकि फ्रेश शेयर्स इशू होते हैं तो यहाँ मतलब फंड्स रेज होते हैं, और यहाँ क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन, या यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो लिक्विडिटी। यहाँ पर्पस होता है लिक्विडिटी, सेलेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी, जो भी कहो। स्कोप भी सेम है, इंक्लूड्स इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, जिसको आप आईपीओ कहते हो, इंक्लूड्स फर्दर ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज ऑलरेडी ऑफर्ड टू द पब्लिक, सेम चीजें हैं। परचेसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स कैन परचेस द सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, यहां पे इन्वेस्टर्स डायरेक्टली एक कंपनी से परचेस कर रहे होते हैं, यहां पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वो ट्रेडिंग हो रही होती है। परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज डन बाय इन्वेस्टर्स अमंग देमसेल्फ, यानी दोनों पार्टीज इन्वेस्टर कैटेगरी के ही आते हैं, इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, फाइनेंसिंग, प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स टू न्यू एंड ओल्ड कंपनीज फॉर देयर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, एंड इट डज नॉट प्रोवाइड फंडिंग टू द कंपनीज। कंपनी को कैश फ्लो का कोई मतलब सेकेंडरी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंडरी मार्केट से सिर्फ क्या होता है? अश्योरेंस मिलता है, इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं, आपको अपना वैल्यूएशन पता चल जाता है, बस। सेकेंडरी मार्केट से आपको कभी भी पैसा नहीं मिलता। कंपनी को पैसा चाहिए तो वो प्राइमरी मार्केट में ही जाएगी, सेकेंडरी मार्केट में कभी उनको पैसा वैसा नहीं मिलता है। ठीक है, वहां सिर्फ ट्रेडिंग होती है, और उस ट्रेडिंग से आपको अपने शेयर की वैल्यू पता चलती है कि मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यूएशन आपको मिल जाता है। पार्टीज जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कंपनी एंड इन्वेस्टर, यहां इन्वेस्टर अमंग देमसेल्व्स। फिर मेजर इंटरमीडियरीज कौन है? अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, फिर आप ऐड कर सकते हो रजिस्ट्रार, बैंकर टू एन इशू। ठीक है, और यहां मेनली आते हैं ब्रोकर्स। ठीक है, फिर प्राइस, प्राइमरी मार्केट में क्या प्राइस होती है? जो कंपनी ऑफर कर रही है, यहां आप डिसाइड नहीं कर सकते, कंपनी जो प्राइस पे आपको इशू करेगी, आपको उस प्राइस पे मतलब लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, ऐसा है। तो प्राइस कंपनी डिसाइड करती है, जो अपने वो प्रोस्पेक्टस में डालती है। ठीक है, और यहां प्राइस रोज फ्लक्चुएट होगी। सेकेंडरी मार्केट में डेली हर मिनट ट्रांजैक्शंस होते हैं, और हर मिनट जो भी प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो ही मार्केट प्राइस बन जाती है। तो मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होते रहती है, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उस पे आप बाय या सेल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां प्राइस फ्लक्चुएट होते रहती है, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। और फिर है फंड्स यूटिलाइजेशन, फंड्स गेन फ्रॉम प्राइमरी मार्केट बिकम्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी, क्योंकि पैसा एक्चुअली कंपनी को मिलता है और वो उसका शेयर कैपिटल बन जाता है। फंड्स रिसीव फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट बिकम्स इनकम ऑफ द इन्वेस्टर, कंपनी का कोई लेना देना नहीं, इन्वेस्टर जो भी बेचता है और उसको जो पैसा मिलता है वो उसकी कमाई है, शेयर बेच के भाई उसको उसकी कमाई मिल गई। ठीक है, तो ये उसकी इनकम होती है, ये उसकी लाइबिलिटी नहीं है, उसको कोई पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो क्या? मतलब प्राइमरी मार्केट में आप पैसे बोरो कर रहे हो, बोरिंग है, मतलब पैसा लौटाना पड़ता है। अब भले वो इक्विटी शेयर्स का पैसा हो, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा हो, ये लाइबिलिटी है। आई होप बेसिक आपको थोड़ा आता होगा कि ये लाइबिलिटी है, मतलब इसको वापस करना होता है, ये कमाई नहीं कि आप खा जाओगे, ये पैसा आपको लौटाना होता है, तो इट्स अ लाइबिलिटी। आप फंड्स रेज कर रहे हो, और यहां इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेच रहा है, मतलब ये उसकी इनकम है, ये लाइबिलिटी नहीं है। उसको जो पैसे बेच के मिल रहे हैं वो उसको लौटाने नहीं है, वो उसी के होते हैं। क्लियर है क्या? तो कैरेक्टर अलग अलग है, फंड्स जब भी इसमें किसी को मिलते हैं तो उसका कैरेक्टर अलग होता है। क्लियर है क्या? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन आ सकता है। अब डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्टली भी आ सकता है,
या कोई आपको वही सेंटेंस दिया रहेगा, दोनों में जो डिफरेंस है उसका सेंटेंस दिया रहेगा और फिर लिखा रहेगा डिफरेंशिएट, दोनों को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो पैटर्न बदल सकता है पर आपको लिखना यही है, लिखना यही पड़ेगा, तो अच्छे से आप समझ लो और एक एक करके पॉइंट्स याद करो। एक साथ सारे पॉइंट्स मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के जो 4-5 बड़े फीचर्स हैं अभी बस उस पर ही फोकस करना है। पार्टिसिपेंट्स कौन है, फिर मीनिंग क्या है, ठीक है, फंड रेज होते हैं जो भी है वो सब इसके लिए होता है। फिर इंटरमीडियरीज कौन है वो भी आप इजी है तो आप ख्याल में रख सकते हो। फिर इंटरमीडियरीज, फिर जो मैंने बताया कैरेक्टर क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, वो भी आप ख्याल में रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से 5 पॉइंट्स आप निकाल लो, 5 पॉइंट्स निकाल लो, मैं आपको बता देता हूं। पहला तो है भाई मीनिंग, फिर है कि परचेसिंग, कि यहां आप कंपनी से लेते हो, यहां आपस में इन्वेस्टर्स आपस में लेते हैं और सेम, दोनों सेम है पार्टीज, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपके यहीं हो जाएंगे। फिर मेजर इंटरमीडियरीज, प्राइस का भी एक अच्छा पॉइंट है कि प्राइस यहां कंपनी डिसाइड करती है, यहां डेली वो फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है। ऐसे आप 4 या 5 पॉइंट पहले उस पर ध्यान दो और ये 2-3 पॉइंट तो सिमिलर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आप ख्याल में रख सकते हो कि यहां फंड रेजिंग होती है, यहां सिर्फ लिक्विडिटी होती है, ठीक है, लिक्विडिटी के लिए मार्केट बना हुआ है। क्लियर है। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, जो प्राइस आपका बढ़ता है, जो प्राइस चेंज होता है उसको कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना, प्राइस बढ़ने को कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, जो इन्वेस्टर की कमाई होती है, ठीक है। क्लियर है क्या। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट और उसको हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। देख लो अच्छे से, पॉज करो वीडियो का, देखो ये पावरफुल है कि आप पॉज कर सकते हो, इट इज नॉट अ लाइव बैच, ठीक है। आप पॉज करो, अच्छे से देख लो, थोड़ा 5-5 मिनट बीच बीच में ब्रेक लेके थोड़ा सा खुद भी अगर आप रिव्यू कर लो एक बार, थोड़ा सा मेरे साथ साथ पढ़ लो या रिवाइज कर लो, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी साथ साथ में पढ़ाई होते जाएगी। क्लियर है। चलो तो आप पॉज करके थोड़ा देख लो, हाईलाइट कर लो, कुछ अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है तो आप साइड में लिखते जाओ, ठीक है। ये सब अंडरस्टूड चीजें आपको करनी है। क्लियर है। क्योंकि मैं रुक नहीं सकता, मैं यहां रुक के क्या करूं, यहां ऐसा सर को जाऊं, नहीं, मैं रुक के क्या कर सकता हूं, मैं रुक नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, आपको अगर मुझे रोकना है तो आप पॉज कर सकते हो, वीडियो पॉज करके बढ़िया पानी पी लो, थोड़ा पढ़ लो, देख लो, अंडरलाइन कर लो, ठीक है, साथ साथ में थोड़ा उसको प्रोसेस करते जाओ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्या है पूरा सिक्योरिटीज मार्केट का। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो सबसे पहला है आपका कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट सबसे बेसिक लॉ है, सबसे फंडामेंटल लॉ है कंपनीज के बारे में। तो कंपनीज का पूरा ही लॉ है, तो उसमें वो फंड्स कैसे इशू करें, रेज करेंगे, कौन सी सिक्योरिटीज इशू करेंगे, कैसे करेंगे, क्या उसके कंडीशंस होंगे, क्या उसके प्रोसीजर्स होंगे, सब कंपनीज एक्ट में लिखा होगा, ठीक है। फिर अगर आपके सिक्योरिटीज इशू हो रहे हैं, फिर ट्रांसफर कैसे होंगे, सारा जो भी शेयर्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कंपनीज एक्ट उसका प्राइमरी सोर्स है, वहां पे सब लिखा हुआ है। फिर जो हमारा रेगुलेटर है सेबी, उसका अस्तित्व कहां से आया है, एक एक्ट से, सेबी एक्ट 1992, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है जिसको पास करके सेबी को सारे पावर्स दिए गए हैं कि वो पूरे सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट कर सकता है। तो सेबी का जो पूरा लॉ है वो भी इसमें आ जाएगा। फिर है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया गया है, जो प्लेटफॉर्म है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज चलाना है, अगर आप चाहते हो कि लोग आके सिक्योरिटीज में डील करें, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज पहले रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो वो लॉ कौन सा है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, कि सिक्योरिटीज में कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कैसे पब्लिक इशू होंगे, कैसे उसकी लिस्टिंग होगी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में पूरा बताया हुआ है। और फिर है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने पावर दे दिया है कि हां डिपॉजिटरी आप बना सकते हो, जिनको भी ये डीमैट का काम करना है, जिनको भी फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आगे फिर उनको उनकी ट्रेडिंग करनी है, मतलब अलाउ करना है, आपको डीमैट के सर्विसेज देने इन्वेस्टर्स को, तो आपको एक डिपॉजिटरी पहले बनाना पड़ेगा। ये भी एक इंटरमीडियरी है। तो डिपॉजिटरी एक प्रॉपर इंटरमीडियरी है जो डीमटेरियलाइजेशन की सर्विसेज देती है।
डीमैट सर्विसेज देती है, ठीक है। तो वो भी एक कनेक्टेड लॉ है। क्लियर है क्या? सबका देखो अपना अपना काम है, देख लेते हैं पहले। तो यहां है सेबी एक्ट का क्या काम है? टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स एंड डेवलप एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। ये हम पढ़ेंगे। बेसिक 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कम से कम 2-3 बार अलग अलग जगह और आने वाली है कि सेबी क्यों बना है, सेबी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है? प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, मतलब उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ मतलब उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी अनफेयर चीज नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रॉड कोई स्कैम नहीं होना चाहिए। उनको हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करना है, उनको मतलब एक प्लेटफॉर्म देना है कि वो उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको रेस कर पाएं, कंप्लेन्स कर पाएं, ठीक है, और उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो वो सब सेबी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अब ये क्यों है? अगर आपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। अगर आपने कहीं पैसा लगाया है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, अब आपको कोई उसमें हेल्प ही नहीं मिल रही, आपको प्रोटेक्ट ही नहीं किया गया, आपको कोई राइट्स नहीं दिए गए, आपको कुछ कहीं कंप्लेंट फाइल करने का कोई पावर ही नहीं दिया गया, और आप अगर चीटेड फील करते हो तो क्या आप अगली बार वहां जाओगे? क्या अगली बार आप पैसे लगाओगे? नहीं। एक तो इमीडिएटली आप अगली बार तो पैसा लगाओगे नहीं, और फिर 10 लोगों को कहोगे कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, आप भी पैसे मत लगाना। तो मार्केट का नाम खराब हो जाता है। मार्केट में जो फेथ है, जो एक ट्रस्ट होना चाहिए बिफोर पुटिंग आउट द मनी, वो चले जाता है। क्योंकि पैसों का काम है ना, पैसे में ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। जब तक मार्केट में किसी को ट्रस्ट नहीं है, वो मार्केट में पैसा नहीं लगाता है। आप भले अपने घर वालों से पूछ सकते हो, ट्रस्ट बहुत जरूरी है, आए ख्याल में? तो वो ट्रस्ट बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये प्राइमरी रोल है सेबी का कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। जो भी गलत काम होते हैं ट्रेडिंग में, जो भी गलत प्रैक्टिसेस होती हैं या हो सकती हैं, या ब्रोकर्स आपका एडवांटेज ले सकते हैं, कोई इंटरमीडिएट आपका एडवांटेज ले सकता है, तो उसको सेफगार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ये सबसे पहला और प्राइमरी रोल है सेबी का। फिर है प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, कि सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करो। कैसे? कि भाई प्रोसीजर्स सिंप्लीफाई करो, कट शॉर्ट करो, जो भी टाइम लगता है हर चीज में। अब डिपॉजिटरी अपने आप में एक डेवलपमेंट है, जो मैंने आपको बताया, पहले शेयर्स फिजिकली ट्रेड होते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होते हैं, डीमैट मोड में होते हैं। तो ये भी तो डेवलपमेंट है ना, सिक्योरिटीज मार्केट डेवलप हुआ है। तो ये ऐसे एक एक टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोसेस को आप सिंप्लीफाई करता हो, उसका टाइम कट शॉर्ट कर दो, उसमें जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो सब का आप कम करते जाओ। जल्दी जल्दी आसानी से अगर फंड्स रेज किए जा सकते हैं विथ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्ट करना है साथ साथ में, तो वो आपका काम है। और जितने भी आप चीजें देखोगे सब यही है, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, कि सिक्योरिटीज मार्केट को कैसे डेवलप करें, कैसे उसको इनोवेट करें, कैसे उसमें टेक्नोलॉजी की मदद लेके सिंप्लीफाई करें, वो है सेकेंड रोल। एंड थर्ड इज रेगुलेटिंग, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करो, क्योंकि आप रेगुलेटर हो, आप तय करोगे हर चीज कैसे होगी, आप तय करोगे कि आईपीओ कैसे आएंगे, आप तय करोगे कि आईपीओ के लिए क्या करना है, प्रोस्पेक्टस रेज करना है तो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या बातें बतानी है, फंड्स कैसे आप रिसीव करोगे, फंड्स कब रिसीव करोगे, कैसे लिस्टिंग होगी, कब होगी, कितने समय में होगी, हर चीज रेगुलेट करना सेबी का काम है। कौन पैसा रेज कर सकता है पब्लिक से, कौन नहीं कर सकता, सब चीजें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे इंटरमीडियरीज जो भी रजिस्टर्ड, मतलब जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तब तक सर्विसेज नहीं दे सकते। मर्चेंट बैंकर को अगर मर्चेंट बैंकिंग का काम करना है तो उसको सेबी के पास रजिस्टर होना है। तो ये सेबी ने रेगुलेशन बनाया ना, सेबी डिक्टेट करता है सब, सेबी डिसाइड करता है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, हर चीज सेबी करता है, क्योंकि उसको यहां पे पावर दिया गया है रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। आए कुछ ख्याल में? तो ये 3 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको बार बार अपने आप से पूछना है सेबी के बारे में। आप जब भी चीजें पढ़ोगे, सेबी क्या कर रहा है, सेबी ने ये किया, सेबी ने वो किया, तो आपको ये 3 पॉइंट में से कोई ना कोई एक कनेक्शन मिल ही जाएगा। आए ख्याल में? तो ये 3 काम है सेबी के। फिर जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है वो क्या करता है? ये रेगुलेट करता है ट्रांजैक्शन इन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे डीलिंग्स होंगी, स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे डीलिंग्स होंगी, कैसे आप सिक्योरिटीज में डील करोगे,
और जो प्लेटफॉर्म ये अवेलेबल हो रहा है, जो BSE NSE जो प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग करवा रहा है, वो कैसे ऑपरेट होगा, उसके बायलॉज क्या होंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उनका मेंबर कौन बनेगा, ब्रोकर कौन बनेगा, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, ये सब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट डिसाइड करता है। ठीक है। और फिर है डिपॉजिटरीज एक्ट टू मेंटेन एंड ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ डीमैट सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, उसको डीमैट कहते हैं। तो ट्रांसफर करना और मेंटेन करना, ये दोनों काम डिपॉजिटरी करता है। पहले फिजिकल को डीमैट में कन्वर्ट करेंगे, पुराने वाले जो भी फिजिकल शेयर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और अब जो नए शेयर इशू होते हैं वो डायरेक्टली डीमैट फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, तो डीमैट में अगर आपको इशू करना है तो डिपॉजिटरी की सर्विस लेनी पड़ेगी, ताकि एक एक जो इन्वेस्टर है उसके डीमैट अकाउंट के अंदर वो शेयर्स क्रेडिट होते हैं। जैसे बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है ना, पैसा आपके बैंक के अंदर है, बैंक स्टेटमेंट मिलता है ना, वैसे ही डीमैट का एक डीमैट स्टेटमेंट मिलता है जिसमें आपको पता चलता है कि आपके डीमैट अकाउंट में कौन कौन से कितने शेयर्स हैं, कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स हैं, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, ये सब आपको डीमैट स्टेटमेंट से पता चलता है। जैसे बैंक अकाउंट से आपको आपके बैंक में कितने पैसे हैं ये पता चलता है, वैसे ही डिपॉजिटरी भी सर्विस देता है। जैसे बैंक में बैंक आपका पैसा होल्ड करता है, फिर अगर आपको बैंक से ट्रांसफर करना है, फंड ट्रांसफर करना है, तो भी वो बैंक सर्विस देती है। वैसे ही डीमैट में अगर आपको आपके शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करना है तो डीमैट अकाउंट से आप ट्रांसफर कर सकते हो, डिपॉजिटरी आपको ट्रांसफर की सर्विसेज देगी। क्लियर है क्या? तो बैंकिंग जैसा ही है, वहां पैसा इन्वॉल्व है बैंक में, यहां शेयर्स या सिक्योरिटीज इन्वॉल्व है इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, क्लियर है क्या? और फिर है कंपनीज एक्ट में क्या क्या है? टू सेट आउट द कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर इन रिलेशन टू इशू, अलॉटमेंट, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन द पब्लिक इशू। तो इसके बारे में कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आप कैसे शेयर इशू करोगे, कैसे वो ट्रांसफर होंगे, कैसे आप उनको अलॉटमेंट दोगे, और क्या क्या डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे अगर आप IPO लाते हो तो ये सारी बातें कंपनीज एक्ट में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज एक्ट सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ठीक है, सेबी एक्ट, सिक्रा, डिपॉजिटरी, कंपनीज एक्ट, 4 प्राइमरी लॉज हैं। ठीक है, देख लो। लेट्स स्टार्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब इंटरप्शंस नहीं होने चाहिए। इंटरप्शंस क्यों हो सकते हैं? फ्रॉड्स, मैंने बताया ना, फ्रॉड, स्कैम्स, इससे मार्केट डाउन हो जाता है, नया पैसा रेज नहीं हो पाता। एक फ्रॉड जैसे ही आता है ना, प्राइमरी मार्केट आपको दिखेगा कि स्लो डाउन हो जाता है, कंपनीज घबराती हैं कि फ्रॉड हुआ है, तो उनको ऑलरेडी एंटिसिपेशन होती है कि अब इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर वो गए मार्केट में और अगर उनको पैसे मिले नहीं तो उनका नाम खराब हो जाता है। तो इसीलिए काफी कंपनीज जाती ही नहीं है प्राइमरी मार्केट में, अपना इशू ही नहीं ला पाती जब तक इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है, उनका जो फेथ है, जब तक वो वापस नहीं आता तब तक फिर नए इश्यूज आना बंद हो जाता है, एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। क्लियर है? तो वो स्मूथ वर्किंग होते रहे तो आपको फ्रॉड्स को रोकना पड़ेगा, और अगर हो भी गया है तो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी पड़ेगी, ताकि आगे कोई फ्रॉड करने के पहले 100 बार सोचे। एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे कि फ्रॉड करोगे तो देखो ऐसी ऐसी हालत होगी, तो थोड़ा इसीलिए स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। सेबी काफी स्ट्रिक्ट रहता है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्मूथ फंक्शनिंग आपको इंश्योर करना। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट एज इट इज द एरिना ऑफ फॉर द प्लेयर्स एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मतलब इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ सकता है पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ पे। सपोज एक फ्रॉड आया, होते रहते हैं फ्रॉड्स। सपोज एक फ्रॉड हुआ, 5,000 करोड़ रुपए का सपोज एक सिक्योरिटीज मार्केट में फ्रॉड हो गया। आपने फ्रॉड्स पे ऑलरेडी बहुत सारे वेब सीरीज आ चुके हैं, स्कैम 1992, स्कैम आई थिंक स्कैम 2000 समथिंग आया है, तेलगी स्टोरी आपने शायद देखी होगी। ठीक है, 2-3 स्कैम पे काफ़ी अच्छे वेब सीरीज आ चुके हैं। तो स्कैम क्या होते हैं आपको एक अंदाज़ा होगा अगर आपने वो सीरीज देखी है तो। सोनी लिव ऐप पे है, आप रिकमेंड करूंगा मैं आपको कि अगर आप कैपिटल मार्केट के स्टूडेंट हो, यू हैव टू वॉच दैट वेब सीरीज। ठीक है, टाइम निकाल के स्कैम 1992 ये जो वेब सीरीज है आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको बहुत अच्छा एक आइडिया आ जाएगा कि पूरी दुनिया क्या होती है, इसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं, रेगुलेटर्स का क्या रोल है। ठीक है, बहुत अच्छा आपको नॉलेज आएगा। ठीक है,
तो क्योंकि ये डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ से कनेक्टेड है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। मार्केट अच्छा चल रहा है तो अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प होता है, और अगर मार्केट डाउन है तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि नया पैसा क्रिएट ही नहीं होगा, नया पैसा मोबिलाइज ही नहीं होगा, तो बिजनेस पैसा लाएगा कहां से? अब बिजनेस पैसा नहीं ला पाया तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो नए फैक्ट्रीज नहीं खोलेगा, वो एक्सपांड नहीं करेगा, वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे डायरेक्टली अफेक्ट पड़ जाता है अगर उनको पैसा नहीं मिला तो। वेरियस लॉस हैव बीन पास्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव. Financial market in India was highly segmented until the initial reforms in 1992-1993 on account of variety of regulations and administered prices including barriers to the entry. मतलब आप बिजनेस लाइसेंस राज था, तब आपने सुना होगा हर चीज के लिए लाइसेंस लगता था, लाइसेंस राज था, तो बहुत डिफिकल्ट था बिजनेस करना, कोई भी काम करना, ठीक है. द रिफॉर्म प्रोसेस वॉज इनिशिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी इन 1992. ठीक है, ये हमने देख लिया. इट्स रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स ओवर कॉर्पोरेट्स इन द इशुएंस ऑफ कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, इशुएंस एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ये दो सेबी के दायरे हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए. ठीक है, लिस्टेड कंपनीज जो भी हैं, जो पब्लिक से पैसा उठाती हैं, वो सीधे सीधे सेबी के दायरे में आ जाती हैं. ठीक है, तो इशुएंस एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन एडिशन टू ऑल द इंटरमीडियरीज, सारे इंटरमीडियरीज जो स्टॉक मार्केट में या सिक्योरिटीज मार्केट में सर्विसेज देते हैं, वो भी डायरेक्टली सेबी के दायरे में आ जाते हैं. जैसे हमने नाम पढ़े थे, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, रजिस्ट्रार, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, डिपॉजिटरी, ब्रोकर, सब सेबी के दायरे में आते हैं. उनको सेबी के पास पहले रजिस्टर होना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपने सर्विसेज दे सकते हैं. ठीक है, एंड द पर्सन्स एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, जैसे बहुत सारे फंड्स आप पढ़ोगे, म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, तो ये भी पर्सन्स एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट की कैटेगरी में आ जाते हैं. उनको भी पहले रजिस्टर होना पड़ता है, वो सब भी सेबी के दायरे में आ जाते हैं. इट कैन कंडक्ट इंक्वायरीज. अब ये पावर्स दिए हैं कि एज अ बॉडी, एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेबी के पास क्या क्या पावर्स हैं, तो वो इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकती है कंपनी के खिलाफ, इन्वेस्टर के खिलाफ, या जो इंटरमीडिएट है उसके खिलाफ, या पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, इनके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी करनी है. कोई भी आपको शक है कि किसी ने कुछ गलत किया है, कोई भी अनफेयर काम हुआ है, कोई भी इलीगल काम हुआ है, आप इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो, ये आपके पास पहला पावर है. फिर आप ऑडिट्स कर सकते हो. ये फाइनेंशियल चीजें अगर आपको देखनी है तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा, तो आप उनके फाइनेंशियल्स को ऑडिट भी कर सकते हो. फिर इंस्पेक्शन कर सकते हो, जाके अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, इंस्पेक्ट करना है कोई चीज, तो आप वो भी कर सकते हो. ऑफ ऑल द कंसर्न एंड एडजुडिकेट द ऑफेंस. जैसे कोर्ट के पास एडजुडिकेशन का पावर होता है, जो मुकदमा चलता है ना उसको कहते हैं एडजुडिकेशन, तो आप लोगों को बुला बुला के मुकदमा भी चलवा सकते हो, एडजुडिकेशन. ठीक है, धीरे धीरे सब आएगा, एक्ट में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे. तो एडजुडिकेशन का भी पावर दिया रखा है. एडजुडिकेट ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, यानी सेबी एक्ट. It has powers to register, regulate all the market intermediaries and also to penalize them in case of the violations of the provisions of Act, rules and regulations made thereunder. SEBI Act के तहत जो भी रूल्स हैं उसमें कहीं भी वायोलेशन होता है, कोई भी काम जो मना किया गया है और आप वही कर रहे हो, या कोई काम करने के लिए कहा गया था वो आपने नहीं किया, तो वायोलेशन माना जाएगा और आपके खिलाफ पेनल्टी चार्ज की जा सकती है. SEBI has full autonomy and authority to regulate and develop एंड ऑर्डरली सिक्योरिटीज मार्केट. तो बहुत फुल फ्लेज्ड पावर्स सेबी के पास दिए गए, बहुत वाइड पावर्स है. ठीक है, और वो यूज करती भी है. अगर आप न्यूज पढ़ोगे आपको दिखेगा, आए दिन सेबी किसी ने किसी को एडजुडिकेट कर रही है, किसी को इंस्पेक्ट कर रही है, किसी पे पेनल्टी ठोक रही है, तो ये आपको दिखेगा. बहुत एक्सटेंसिव पावर्स हैं और बहुत एक्सटेंसिवली यूज भी किए जाते हैं. ठीक है, तो फुल ऑटोनॉमी है, फुल ऑटोनॉमी है, फुल पावर है. ठीक है, रेगुलेट करना एंड डेवलप करना सिक्योरिटीज मार्केट. क्लियर है क्या? तो ये तो बहुत ब्रीफ, बहुत ही छोटी चीजें दी है. अपन पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेबी एक्ट, तो उसमें बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, डिटेल में एक एक पावर को डिस्कस करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर है सिक्रा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है जो डीलिंग्स इन सिक्योरिटी यानी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है. It provides direct and indirect control of virtually all the aspects of security trading and running of the stock exchanges and aims to prevent undesirable transaction.
अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए, ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होने चाहिए, प्रॉपर जैसा लॉ में लिखा है उसी तरीके से सारे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट, ये 3 स्टेजेस होती हैं, आप पढ़ोगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ठीक है, 3 चीजें होती हैं। तो इसमें प्रॉपर प्रोसीजर सेट है, प्रॉपर तरीका होता है इसका, और प्रॉपर तरीके से सारे ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करना है। कोई भी चीज अनडिजायरेबल नहीं होनी चाहिए। इट गिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ कुछ पावर सेबी को दिए गए, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी को अपने कुछ पावर्स डेलीगेट कर दिए। तो 2 रेगुलेटर्स का इसमें काम होता है। रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन ओवर स्टॉक एक्सचेंजेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्टर होना पड़ेगा, उसी को कहा जाता है रिकॉग्निशन, कि हमको इसलिए हम बार बार स्टॉक एक्सचेंज वर्ड के पहले क्या पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब रजिस्टर्ड, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो रिकॉग्निशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन एंड कंटिन्यूड सुपरविजन, ठीक है। एक बार रजिस्टर हो गए और कंटिन्यूड आपको सुपरवाइज किया जाएगा, आपको देखा जाएगा कि आप जैसा कहा गया है वैसा कर रहे हो कि नहीं, जो आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत आप आपका पूरा स्टॉक एक्सचेंज चला रहे हो या नहीं चला रहे हो। फिर है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, जो भी डीलिंग्स हो रहे हैं, जिसको आप ट्रेड कह रहे हो, ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग, तो ये कैसे हो रही है, ये भी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता है। एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी कैसे लिस्ट कराएगी, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी, कब लिस्ट कराएगी, सब चीजें सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्टेट की हुई है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, रिकॉग्निशन एंड कंटिन्यूड सुपरविजन, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिक्योरिटीज एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। 3 चीजें सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के दायरे में आती हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ कुछ में सेबी अपना पावर एग्जीक्यूट करते हैं। As a condition of recognition, stock exchange complies with prescribed conditions of central government. Organized trading activity in securities market takes place on specified recognized stock exchanges. जो recognized है वहीं पे आप ट्रेड कर सकते हो। The stock exchanges determine their own listing regulation. मतलब कि जो सिक्रा है वो जो बताता है वो सब मिनिमम है, पूरा लॉ जो भी आप पढ़ोगे सब मिनिमम है। अगर मुझे उससे और ज्यादा कंडीशंस डालनी है तो मैं डाल सकता हूं। तो स्टॉक एक्सचेंज पहले तो सिक्रा के हिसाब से चलेगा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में जो जो कहा है उनको वैसे ही करना है। पर अगर कोई टॉपिक्स पे अगर सिक्रा साइलेंट है और वहां पे स्टॉक एक्सचेंज चाहता है कि कुछ अपना प्रोसीजर बनाए तो वो बना सकता है। जहां जहां लॉ साइलेंट है, सिक्रा साइलेंट है, वहां वहां स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है। वो पावर दिया गया है, वो पावर दिया गया है, सिक्रा में ही पावर दिया गया है कि आप चाहो तो एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल प्रोसीजर्स, एडिशनल रूल्स बना सकते हो कि आपके स्टॉक एक्सचेंज में कैसे चीजें होंगी, आप खुद डिक्टेट कर सकते हो। लेकिन आप लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते। लॉ ने जो चीजें कही हैं वो एज इट इज फॉलो करनी है, आप चीजें ऐड कर सकते हो, लॉ के खिलाफ नहीं जा सकते। क्लियर है क्या? तो ये दिया है, स्टॉक एक्सचेंजेस डिटरमाइन देयर ओन लिस्टिंग रेगुलेशंस व्हिच हैव टू कंफर्म, लिखा है, which have to conform to the minimum listing criteria set out in the rules. जो भी लॉ में लिखा है वो सब मिनिमम है, आप उसको बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते। क्लियर है यहां तक? इसमें भी ये 3 चीजें आपको ख्याल में रखनी है, ऊपर भी ये 3 चीजें आपको ख्याल में रखनी है, ठीक है। 3 पॉइंट पे इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे बढ़ते हैं, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है जिसने पहली बार डिपॉजिटरी बनाने के लिए परमिशन दी कि हाँ आप डिपॉजिटरी बनाओ, हाँ आप फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो पावर है ये इस लॉ ने दिया, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, ठीक है। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिटरीज, जो कि एक इंटरमीडियरी है जो डीमैट की सर्विसेज देता है, ठीक है, इन सिक्योरिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग free transferability of the security with speed, accuracy and security by। अब डीमैट और फिजिकल में क्या फर्क है? फिजिकल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। फिजिकल में एक तो फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व है। अगर मैं एक सिक्योरिटी होल्डर हूं और मुझे किसी और को बेचना है तो मुझे वो सिक्योरिटीज कंपनी के पास भेजनी पड़ती थी अलॉन्ग विथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। मुझे एक अलग से
इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जिसके साथ मुझे अपने सिक्योरिटीज लगा के कंपनी को भेजना पड़ता है। कंपनी उसको वेरीफाई करती है कि हाँ ये सही है कि नहीं और हाँ मैं रजिस्टर्ड होल्डर हूं कि नहीं। फिर वो सिक्योरिटीज को कैंसिल करके जो मेरा बायर है जिसको मैं बेच रहा हूं उसके नाम से नए फिजिकल सिक्योरिटी इशू करके उसके एड्रेस पे भेजती थी। तो कितना टाइम लगता है सोचो, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए 15-15, 20-25 दिन लग जाते थे। अगर ये स्पीड में काम चला तो क्या ही ट्रांजैक्शन कर पाओगे आप लोग। और उसमें अगर बीच में कोई सिक्योरिटीज गुम हो गई या नकली जो फेक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए वो बीच में आ गए तो पूरा प्रोसेस हैम्पर हो जाता है और इन्वेस्टर्स के साथ धोखा भी हो सकता है। तो फिजिकल के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एक तो वो स्लो होता है, फेक भी हो सकते हैं, उसमें रिस्क होता है और उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है। पेपर इन्वॉल्व है, फिजिकल प्रिंटिंग करनी पड़ती है तो कंपनी का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट है जो अपन डिपॉजिटरी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक पे आ गए तो इलेक्ट्रॉनिक में क्योंकि वो डीमैट सिस्टम में है उसमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, उसमें आप फेक डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, तो फेक वाला इशू खत्म हो गया। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो इंस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंट वो चीजें ट्रांसफर होती है, एक आध दिन के अंदर सब हो जाता है। मतलब उसमें वो 7-7 दिन, 8-8 दिन, 15 दिन, 20 दिन वो सब नहीं लगता, कोई पेपर वर्क नहीं है तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बच जाती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी फायदे हैं जो डिपॉजिटरी एज अ इंटरमीडियरी ऑफर करता है। ठीक है, तो स्पीड एक्यूरेसी आपको मिलती है बाय मेकिंग सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली आप कोई भी सिक्योरिटी किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो इमीडिएटली। डीमेटलाइजेशन द सिक्योरिटीज इन द डिपॉजिटरी मोड। ठीक है, अभी फिजिकल को पहले सबको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, सोच के देखो, इट्स अ ट्रांजिशन। लाखों फिजिकल सिक्योरिटीज हैं, अब आप नए सिक्योरिटीज डीमैट में इशू करोगे वो तो चल जाएगा, अरे पर जो इतने सिक्योरिटीज जमा हो गए हैं इनको भी तो पहले एक बार का डीमैट में लाना पड़ेगा ना। तो ये पूरा एक प्रोसेस था जो सालों तक चला, सालों तक चला। ये एक करके कैटेगरी वाइज डीमैट कंपलसरी बनाया गया, कंपनीज को मैंडेट किया गया कि आप सारे फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करो और फिजिकल को डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चला है, आए ख्याल में? तो ये सब पढ़ेंगे अपन। तो ये है डीमेटलाइजिंग द सिक्योरिटीज इन द डिपॉजिटरी मोड, मतलब फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना। एंड प्रोवाइडिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप रिकॉर्ड। अब जब आपने फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया मतलब सब अब इलेक्ट्रॉनिक है, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी किसको मेंटेन करने पड़ेंगे? डिपॉजिटरी को। जब फिजिकल चीजें होती थी तो रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता था? कंपनी, कि कंपनी सब इशू करता था, कंपनी अलॉट करता था, कंपनी ट्रांसफर करता था, तो कंपनी के पास रिकॉर्ड्स होते थे। अब क्योंकि आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, डीमैट मोड में है, तो अब डिपॉजिटरीज पे ये जिम्मेदारी डाली गई है कि आप ओनरशिप के रिकॉर्ड्स रखो, क्योंकि अब आपको पता है कि कौन से शेयर का कौन ओनर है। आए ख्याल में? तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस ट्रांसफर का जो पूरा काम है वो भी उन्हीं को, डिपॉजिटरी को ही दिया गया है। क्लियर है? तो ये तीन चीजें हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल बनाना डीमैट करके, फिर वो पूरा कन्वर्जन करना फिजिकल को डीमैट फॉर्म में, और फिर उसके ओनरशिप के बेनिफिशियल ओनर के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, वो भी डिपॉजिटरी का काम है। इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, सेटलमेंट प्रोसेस, एक्ट एनविसाज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली बाय बुक एंट्री। मतलब डिपॉजिटरी सिर्फ एक बुक एंट्री करता है, एक अकाउंट से माइनस करता है, दूसरे अकाउंट में ऐड कर देता है। डेबिट क्रेडिट वाला काम है, जो बेच रहा है उसके अकाउंट में से मुझे माइनस करना है, जो खरीद रहा है उसके अकाउंट में मुझे ऐड करना है। बस एक बुक एंट्री से ट्रांसफर हो जाएगा, किसी को कोई फिजिकल शेयर्स देने की जरूरत नहीं है। तो एक बुक एंट्री से शेयर्स को डिपॉजिटरी ट्रांसफर कर देता है, सेलर के रिकॉर्ड से माइनस और बायर के रिकॉर्ड में ऐड। क्लियर है? एग्जैक्टली जैसे बैंक करता है। मैंने 25 लाख रुपए आपको दिए, तो बैंक क्या करता है? एक्चुअली 25 लाख ट्रांसफर होते हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, मेरे अकाउंट में माइनस, आपके अकाउंट में ऐड, हो गया ट्रांसफर। वैसे ही शेयर्स का होता है। ठीक है? विदाउट मेकिंग द सिक्योरिटीज मूव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, फिजिकल शेयर सिक्योरिटीज कहीं भी मूव नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम के अंदर ही वो ट्रांसफर हो जाती है। द एक्ट हैज मेड द सिक्योरिटीज ऑफ ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज freely transferable, restricting the company's right to use discretion in effecting the transfer of security। मतलब जब फिजिकल ट्रांसफर होता था तो ट्रांसफर वैलिड है कि नहीं, ट्रांसफर अलाउ करना है कि नहीं, ये पावर कंपनी के ऊपर था।
कि कंपनी को अगर कोई भी डेफिशिएंसी मिलती है या कंपनी को कुछ कुछ पावर्स दिए गए थे कि ऐसा 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 रीजन है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, देयर वॉज अ राइट टू रिफ्यूज। कंपनीज एक्ट में फिजिकल ट्रांसफर्स में कंपनी को पावर दिए गए थे कि आप ऐसा ऐसे रीजन है तो आप ट्रांसफर को रिजेक्ट भी कर सकते हो। पर अब क्योंकि सब डीमैट में हो गया है, सब काम डिपॉजिटरी कर रहा है, अब कंपनी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कंपनी अब ट्रांसफर्स को रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आप कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे। तो राइट टू यूज डिस्क्रिशन यानी उसकी जो मर्जी थी, कंपनीज एक्ट में कंपनीज को थोड़ा सा पावर दिया गया था, उनकी मर्जी थी कि उनको अलाउ करना है कि नहीं ट्रांसफर फॉर सम वैलिड रीजंस, तो कर सकते थे, पर अब वो सब नहीं है। Affecting the transfer of securities and transfer deed and other procedural requirement under the Companies Act has been dispensed with। अब वो सब हटा दिया गया है क्योंकि अब फिजिकल शेयर्स है ही नहीं, फिजिकल शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो अब वो सब हट गया है और अब सब डिपॉजिटरी हैंडल करता है। कंपनी के पास अब कोई भी पावर या कोई भी कंट्रोल नहीं है फॉर ट्रांसफर। ठीक है, और लास्ट आता है कंपनीज एक्ट, सबसे बेसिक लॉ, जो कंपनीज कैसे चलेंगी, कंपनी कैसा पैसा रेज करेगी, सिक्योरिटीज कैसे इशू करेंगी, कैसे ट्रांसफर करेगी, तो वो सब के बारे में पूरा लॉ लिखा हुआ है। तो कंपनीज एक्ट का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें कनेक्शन है। कंपनीज एक्ट 13 एनविसाज टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कंपनीज कैसे चलेंगी। कंपनीज कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनीज में आपने एक स्पेशल फीचर पढ़ा हुआ है कि ओनर्स अलग होते हैं और जो उनको चलाते हैं, जो मैनेजमेंट है, वो अलग होता है। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ये सबसे बेसिक फीचर है कंपनी का। तो डे टू डे जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, और जो भी बड़े डिसीजंस हैं वो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से आप कर सकते हो। क्लियर है? तो कंपनी कैसे चलेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे कंपनी को चलाएंगे, उसको आप कहते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब वे ऑफ कॉन्डक्ट, कि आप कैसे अपने बिजनेस को चलाओगे, कैसे कंपनी को चलाओगे, वो होता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्योंकि जो बिजनेस चला रहा है वो उसका बिजनेस नहीं है, वो एक एम्प्लॉई है, वो उसका ओनर नहीं है। अगर मैं ओनर हूं और मैं ही बिजनेस चला रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा ही बिजनेस है, नुकसान होगा तो मेरा ही होगा ना। पर अगर कोई बिजनेस मैं चला रहा हूं, अरे पर वो किसी और का है, गलती मेरी, नुकसान उसका, तो ये एक एडेड प्रेशर, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है। इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बिजनेस जो चला रहे हो वो आपका नहीं है, आप किसी के बिहाफ पे चला रहे हो, किसी ने आपको चलाने के लिए दिया है, तो ढंग से चलाओ, एक तरीके से चलाओ, उसी को कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्लियर है क्या? सब कंपनीज एक्ट में आप पढ़ने वाले हो। इट डील्स विद द इशू, अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू कंपनीज मैनेजमेंट। कंपनी कैसे चलेगी, मीटिंग्स कैसे होंगी, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर्स कैसे रिमूव होंगे या वो रिजाइन कर सकते हैं, सारा मैनेजमेंट जो होता है डे टू डे कंपनी चलाते वक्त जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे कैसे होंगे, वो सब कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर इन द पब्लिक इश्यूज ऑफ कैपिटल। अब ये लिखा हुआ है, पर अपडेट ये है कि अब कंपनीज एक्ट पूरा साइलेंट हो गया है। पब्लिक इशू में क्या क्या करना होता है, अब कंपनीज एक्ट में कुछ खास ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, सब सेबी के रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो बोलने के लिए अभी भी ये पॉइंट आता ही है, पर अब वो धीरे धीरे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस कम करते गए हैं, उनको ओमिट कर दिया गया है और पूरा पावर सेबी को दे दिया गया है। कि दो लोग एक ही चीज पे आते हैं ना तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है। तो कंपनीज एक्ट ने हार मान ली है कि भाई चलो लिस्टिंग हो रही है, पब्लिक से पैसा रेज हो रहा है, तो वो आगे चल के सेबी के दायरे में आने ही वाला है। तो कंपनीज एक्ट ने हार मान ली है कि भाई ठीक है, ये सारी चीजें सेबी जैसा बताएगा वैसे कर लेना। ठीक है, तो ये धीरे धीरे एक ट्रांजिशन चलता आ रहा है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर इन पब्लिक इश्यूज ऑफ कैपिटल, पर्टिकुलरली इन द फील्ड्स ऑफ कंपनी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट अदर लिस्टेड कंपनीज अंडर द सेम मैनेजमेंट। गवर्नेंस का ही पॉइंट आता है कि आप और कहां कहां बिजनेस चला रहे हो, और कहां कहां आप शेयर होल्डर हो, और कहां कहां आप डायरेक्टर हो, तो ये सब भी चीजें बतानी पड़ती हैं, डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। एंड द मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, कि रिस्क कैसे आप कवर करते हो, रिस्क को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, बोर्ड कैसे रिस्क को हैंडल कर रहा है, तो ये सब भी बातें उसमें आ जाती हैं। इट रेगुलेट्स अंडरराइटिंग, यूज ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट ऑन इश्यूज, ये भी आप सब पढ़ोगे, अकाउंट्स में थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी आए होंगे। राइट्स एंड बोनस इश्यूज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, सप्लाई ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो कंपनीज के बारे में सब कुछ है। कंपनी पैसा कैसे रेज करेगी, पैसा रेज करेगी तो उसकी प्राइसिंग होती है। अब शेयर्स की एक फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करते हो
तो एडिशनल अमाउंट को प्रीमियम कहते हैं, और फेस वैल्यू से कम में इशू करते हो तो उसको आप डिस्काउंट बोलते हो। तो आप इशू कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो फिर उसको कहाँ यूज करोगे, सारी चीजें A to Z आपके कंपनीज एक्ट में दी हुई है, जो आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ी हुई होंगी, ठीक है, अगर आप ग्रुप 1 करके आए हो। क्लियर है क्या? तो ये पूरा रोल है कंपनीज एक्ट का, और इसमें एक बीच में मतलब जो कनेक्शन है वो ये है कि ये इशू, अलॉटमेंट, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ये मतलब सिक्योरिटीज के बारे में भी बताता है, और हम वही बस कनेक्शन यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी क्या क्या कंपनीज एक्ट बताता है इसका यहां कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। 4 लॉज हैं इस टॉपिक पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सेबी एक्ट, सिक्रा, डिपॉजिटरी, कंपनीज एक्ट, ठीक है। सब में अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट वाला बताया ना, पहले आप उस पर फोकस करो। जैसे ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। सब में 3-3 पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं, और इसमें जो सिक्योरिटीज वाला पॉइंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो पॉइंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? तो ये है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आगे बढ़ते हैं, तो कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आज काफी टाइम हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे और हम नीड पढ़ेंगे कि रेगुलेटर्स की क्या जरूरत है, मार्केट अपने आप क्यों नहीं चल सकता, एक वॉच डॉग क्यों चाहिए। सेबी को वॉच डॉग कहा जाता है, जो देखते रहता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है तो जाके उसको रोको, उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करो, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करो, ऐसे लॉ बनाओ कि आगे चल के फिर से ये नहीं होना चाहिए। तो ये नीड कैसे अराइज हुई, कैसे ये नीड फील गई कि यार मार्केट में एक रेगुलेटर भी होना चाहिए, तो ये पूरा हम पढ़ेंगे। रेगुलेटर का क्या रोल है, फिर जो सेबी है, जो हमारा पिक्चर का हीरो है सेबी, वो कैसे बना, उसके क्या पावर्स हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सेबी द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कब बना, कैसे पावर्स मिले, कहां उसका ऑफिस है, सब बेसिक आपको दिया हुआ है, ठीक है। और फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपेंट्स। अब इसमें काफी चीजें ऐसी है जो काफी आगे की हैं, जो आपके लिए काफी एडवांस्ड है, तो मैं कुछ कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ अभी के लिए पेंडिंग लिखूंगा, क्योंकि बहुत हाई फाई है। जैसे ये है एफपीआई, ये मैं अभी कुछ भी कर लूं उतने अच्छे से आपको नहीं समझेगा, क्योंकि थोड़ा एडवांस टॉपिक है। तो एफपीआई हो गया, फिर एआईएफ, चलो समझ में आ जाएगा आपको, एआईएफ समझ में आ जाएगा, वेंचर कैपिटल समझ में आ जाएगा, प्राइवेट इक्विटी समझ में आ जाएगा, प्राइवेट सब, ये सब समझ में आ जाएगा, एंजल फंड भी आ जाएगा, ठीक है, एंकर इन्वेस्टर भी मेरे ख्याल से आ जाएगा, एचएनआई आ जाएगा, ठीक है, ये सब आ जाएगा। कुछ कुछ 2-3 टॉपिक बस ऐसे हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि अभी पेंडिंग लिखवाऊंगा और वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, कि बाद में और डिटेल में आने वाले हैं, ठीक है। और फिर मैं एक्चुअली मेनली पहले स्टार्ट ये करूंगा कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा, कुछ कुछ आपने CSET में भी पढ़ा होगा, तो ये आपको जल्दी ख्याल में आ जाएगा। तो मैं बीच का पोर्शन पहले स्किप करके पहले मैं इंस्ट्रूमेंट्स पूरे पढ़ा लूंगा, और फिर मैं वापस ऊपर के जो टॉपिक्स है वो बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा फ्लो में चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। सिर्फ 2-3 ही एडवांस टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप CSET के फ्रेश स्टूडेंट हो, आपको नहीं ख्याल में आएगा, आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। तो बस वो सिलेक्टेड 2-3 टॉपिक में इस चैप्टर में पेंडिंग रखूंगा। सेकेंड चैप्टर सेकेंडरी मार्केट आएगा, सेकेंडरी मार्केट के बाद फिर आपको काफी चीजें ख्याल में आ जाएंगी, तो मैं बाद में आपको 2-3 टॉपिक जो पेंडिंग लिखाऊंगा बाद में कवर कराऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, सब मैं यहाँ नोट करूंगा, पेंडिंग यहाँ लिखवाऊंगा, और आपको मैं एक एक करके सब बाद में कवर कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? तो फोकस मेरा अंडरस्टैंडिंग पे है, आपको बस एक फ्लो में जब आप पढ़ रहे हो, बेस बना रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में ही बेस बना रहे हो, 4-5 टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आपको मजा नहीं आएगा, आप डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हो, इसलिए वो मैं नहीं चाहता वैसा हो, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे, नीड पढ़ेंगे और सेबी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।